दुनिया में जो भी व्यक्ति आपको जान रहा होता है ना, एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है हम सब इससे रिलेट भी करेंगे और कहीं सोचेंगे तो सच भी है। वो सिर्फ हमें उतना जान सकता है जितना हम चाहते हैं कि वो हमें जाने। आद्या दीक्षित जी, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए हमारे पास। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है किसी को भी आप लोग बोलोगे तो उसे अच्छा ही लगेगा, अच्छे बच्चों से बात करने में और अच्छे मुद्दों पे बात करने में। जी बिल्कुल। तो आज का मुद्दा हमारा आज़ादी पे है। आज़ाद भारत कैसा था आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कैसा है और कैसा आगे रहेगा। जहाँ तक मैंने आपकी वीडियोस देखी है ना, आपके बारे में जाना है, मुझे आप काफ़ी विजनरी तरह के इंसान लगे हो। वो ये भी हो सकता है कि आपने इतने सारे टेक्स्ट पढ़े हैं एंड इतना नॉलेज ग्रैब किया है तो आपको वहाँ फ्यूचरिस्टिक विजन आपका हो गया हो, शायद ऐसा। बट हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, आंसर ये मैं नहीं, MITS का जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे उन सबका क्वेश्चन होगा। लोग आपको जानते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला, बट जानते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं कि हाँ, आप बेटी बचाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर हो एंड बालश्री अवार्डी विनर हो, राइट, एवरीथिंग। आपने UN में इतनी सारी चीज़ें करी हैं, बट आप अपने आप को एज अ पर्सन कैसे डिफाइन करोगे? आई मीन ये क्वेश्चन सिंपल है बट कभी कभार ट्रिकी होता है कि अपने आप को ही डिस्क्राइब करना है। बट आप मुझे बताइए कि आप कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे? दुनिया में जो भी व्यक्ति आपको जान रहा होता है ना, एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है हम सब इससे रिलेट भी करेंगे और कहीं सोचेंगे तो सच भी है। वो सिर्फ हमें उतना जान सकता है जितना हम चाहते हैं कि वो हमें जाने। हमारे बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, हमारी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं और हर व्यक्ति के सामने वो बहुत अलग होती हैं। अगर मैं खुद को देखूं तो उन सारी पर्सनालिटीज़ का कंक्लूजन मेरा बस ये है कि आई एम अ क्यूरियस पर्सन। मेरे को नई चीज़ें करना, नया कुछ जानना, मतलब जहाँ भी मुझे नयापन मिलेगा आई एम देयर। और खुद में भी बहुत सारी चीज़ें नया करते रहना। मतलब आई जस्ट वांट कि मैं जो कल थी वो मैं आज नहीं हूँ और जो मैं कल होंगी वो और कुछ अलग हो। आपको आर्ट पसंद है? बिना आर्ट के दुनिया कैसे ही चलेगी? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। किस तरीके का आर्ट? पूरी दुनिया एक आर्ट है। समझाइए इसको। एवरी क्रिएशन इज अ आर्ट। अब आपको उसका आर्टिस्ट भले ना पता हो, पर कुछ भी जो हो रहा है, कुछ भी जो अभी हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन इज ऑल्सो आर्ट ना। हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। अगर आप ये कुछ पॉडकास्ट बना रहे हो, ये रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो आर्ट। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। एवरीथिंग जो भी हम देख रहे हैं वो सब आर्ट है। कुछ मैन मेड है, कुछ वो है जिनको ह्यूमन ढूंढता है कि ये किसकी मेड है ना। अल्टीमेटली सब कुछ आर्ट है। आप एक लेखक भी है ना? एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली कैसे? वैसे मैंने जितने भी लेखकों से, ऑथर्स या राइटर से बात करी है, सबका सेम होता है, एक्सीडेंटली। ये समझ आज तक मैं कभी नहीं पाया क्योंकि मैं खुद नहीं लिखता। बट जब लिखोगे तो कहोगे कि एक्सीडेंटली। ओके, सो इसका आंसर फिर मैं नहीं पूछूंगा, मैं एक्सपीरियंस करना चाहूंगा कि एक्सीडेंटली कैसे। इनफैक्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं जो हम किसी से कहते या समझते तो हैं, वो हमारे दिमाग में आती है, हमारे अंदर नहीं उतरती। क्योंकि आई ऑलवेज सेड अ थिंग कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, शब्द के मीनिंग्स नहीं होते हैं, शब्द की फीलिंग्स होती हैं। Okay. आपको उनको समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैंने ये बोला ना समझ, तो समझ का भी एक पूरी मतलब कैसे समझाऊं मैं उसको, समझाने के लिए भी वर्ड्स ही लगेंगे। बट अल्टीमेटली थिंग इज कि आपको जितनी चीज़ें फील करके समझ में आएंगी किसी भी चीज़ का मीनिंग, वो आपको डिक्शनरी से या किसी के कहने से नहीं आएगा। नाइस। आई मीन शब्द फीलिंग है, उनका कुछ अर्थ नहीं होता। अगर आप सिर्फ है भी बोल रहे हो, थिंग है, उसमें अपने आप में एक स्टोरी है। स्टोरी बोलो, कहानी, मतलब जस्ट टेक अ सिंगल वर्ड, कोई भी जो मन में आ रहा है, उसका मीनिंग नहीं होगा, उसके पीछे की एक पूरी चीज है, वो एक बात है अपने आप में जो आप तक कन्वे हो रही है। बात को लो। इतनी प्रोफाउंड नॉलेज, जैसे कि अभी आपने ये जो चीज बोली कि शब्द फीलिंग है, इनका कुछ अर्थ नहीं होता, जो कि चीज हम समझे। अर्थ नहीं होता नहीं है, अर्थ होता है। हाँ, मतलब शब्द इज मोर देन अ मीनिंग। यस दे आर फीलिंग्स। ओके, गॉट इट। हाँ, तो ये जो प्रोफाउंड नॉलेज है, मैंने काफ़ी सारे टेड स्पीकर्स को सुना है, काफ़ी सारे लोगों को भी सुना है, आई मीन जो इंडिया के हैं और इंडिया के नहीं भी हैं। मैं एक अच्छा श्रोता हूँ, आप कह सकते हो कि मेरे को सुनना बहुत पसंद है लोगों को, एंड फिर उसको अपनी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं से उतारना,
क्योंकि जैसा कि आपने बोला, हम वो होते हैं कि जो हमने कहीं ना कहीं सुना होता है या फील किया होता है, थॉट्स एंड इमोशंस के हम कॉम्बिनेशन है। तो ये प्रोफाउंड नॉलेज का राज क्या है? कहीं ये एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर से आया है? बिकॉज हिंदुइज्म से तो मैं भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है, वेदों के बारे में, या हमारे महाभारत कह लीजिए, भगवत गीता कह लीजिए। मैंने जस्ट अभी भगवत गीता पढ़ के कंप्लीट की है। अरे वाह। सो ये जो प्रोफाउंड नॉलेज है ना, ये उसी से आती है। तो आपकी ये प्रोफाउंड नॉलेज का राज कहाँ से है? एक तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरे पास कोई प्रोफाउंड नॉलेज है। हाँ, कई बार वो तो मेरे को आपको ऐसे नहीं लगता है लगेगा। कि कुछ भी अल्लम गल्लम है जो आ रहा है, आप बोलते जा रहे हो, दुनिया को ज्ञान दे रहे हो बिना मतलब का, क्यों ही दे रहे हो? आप बहुत हम्बल हो इसलिए, सीरियसली। नहीं, इट्स नॉट दैट। मतलब हम अगर ये चीज़ क्लेम करें या खुद में भी फील करें कि मुझे नॉलेज है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कितनी प्योर है नॉलेज भी प्योर होती है? बिल्कुल होती है। प्योर एंड इम्प्योर नॉलेज भी? बहुत सिंपल सी चीज़ है, लाइफ में 3 चीज़ें होती हैं। बचपन से लेकर जब तक आप सीकर रहते हो, आप कुछ ले रहे होते हो ना, 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है इन्फॉर्मेशन, ओके, एक होती है नॉलेज, ठीक है, और इनसे ऊपर होती है विजडम। ओके, ठीक है। हम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स या यूथ इन्फॉर्मेशन वाली स्टेज पर रहता है। हमको बहुत सारा जीके पढ़ना है, हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, सारा स्टैटिक्स पता होना चाहिए, एग्जाम निकालना है, ये वो। उसको हम नॉलेज कहने लगते हैं और उसको बहुत नॉलेज। दैट वॉज नॉट नॉलेज। वो नॉलेज तब बनेगा जब आप उसको एनालाइज करोगे, फिर चैनलाइज करोगे, जब आप उसकी उत्पत्ति पर जाओगे, जब आप उसको मतलब जब आप उस एक इन्फॉर्मेशन का पोस्टमार्टम करोगे, ठीक है, ठीक है। then it comes to knowledge। थर्ड स्टेज आती है जब आपने वो चीज की, आपके सामने वो पूरा खुला हुआ रखा है, आपको सब समझ में आ रहा है, तो फिर एक कुछ आपका फ्लेवर उसमें ऐड होने लगता है। आपको अपने नजरिए से जो चीज समझ में आती है, आपका खुद का एक जो विजन बनता है, दैट इज विजडम। एंड इस विजडम को क्या बोलेंगे, पाने में काफी साल लग जाते हैं। काफी साल भी लग जाते हैं, और इंटरेस्टिंग है या कह लो दुर्भाग्य है, हर व्यक्ति पाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको सक्सेस जो दुनिया में दिख रही है वो मिल जाती है इन्फॉर्मेशन से। देन क्यों जाना है नॉलेज और विजडम पे? सक्सेस, आप मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात कर रहे हैं? हाँ, दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में मिल जाती है मटेरियलिस्टिक सक्सेस, Yes। माया जिसे बोलते हैं। अब आपने पढ़े हैं हिंदू स्क्रिप्चर, से मैं उसका रेफरेंस लूंगा। बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज की पीढ़ी इन सब चीजों में ध्यान दे रही है और उसको ऐसे माया, मोक्ष और इन आज की पीढ़ी, शब्दों से हाँ, वास्ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज की पीढ़ी का बहुत सारी चीज़ों से वास्ता है। आई मीन मुझे क्या लगता है कि हम सब जानते हैं कि जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, तो जो वोटर परसेंटेज हुआ करता था कुछ 47%, 50% के आसपास रहा करता था। आज वो 70% के आसपास है। तो इंडिया का जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इंडिया का यूथ आज़ादी के समय के किस्सों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, Okay। क्योंकि हमें बहुत सारी बातें बताई ही नहीं गई। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, That's true। जो हमें पढ़ाया जाता है, अंग्रेजों द्वारा डिसाइड किया गया था, राइट? अब इनफैक्ट तुम लोगों के समय शायद नहीं चलता था। हम जब पढ़ने जाते थे तो मॉन्टेसरी में एडमिशन हुआ करते थे। मतलब जो प्ले 1 ग्रुप्स होते हैं ना, हाँ, फर्स्ट से पहले, अब हाँ, जो हाँ, तुम लोग हाँ। जाते हो, उसको हमारे समय मॉन्टेसरी कहते थे। Okay। और ये मुझे भी अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि मॉन्टेसरी एक ब्रिटिश लेडी थी जिन्होंने ये पूरा सिस्टम छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया था। तो उनने जो स्कूल खोला उसे मॉन्टेसरी स्कूल बोलते थे, और उसमें छोटे बच्चों के एडमिशन होते थे। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे भारत में लोकली ऐसे बोलते हैं ना, मॉन्टेसरी में जा रहे हैं, मॉन्टेसरी में जा मॉन्टेसरी। रहे हैं, तो वो अच्छा, अभी हाँ, तक, मतलब व्हेन आई वाज एंटर्ड इन द स्कूल, तो वो मॉन्टेसरी ही चल रहा था। तो आपने मॉन्टेसरी के अंडर ही पढ़ाई करी है? नहीं, मैंने मॉन्टेसरी नहीं किया, आई क्या डायरेक्टली बात है। अपीयर्ड इन द फर्स्ट। अच्छा, ओके, तभी आपने 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। यस। ओके, ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया तब आपकी उम्र क्या थी? आई वाज 3, मतलब नॉट कंप्लीट 3। हाँ, तो वो 3 साल बच गए। जैसे हम लोग नर्सरी, एलकेजी, 4 यूकेजी, साल बच 3-4 गए, साल बच हाँ। गए। ओके, आपने बीए कंप्लीट कर लिया था 18 साल की उम्र में? वो भी 18 नहीं था, पूरा 17 एंड हाफ। नाइस। एंड आप केआरजी कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी हो? यस। अभी भी हो? अब मतलब दूसरे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो ऐसे नाम चल रहा है, बाकी अब है नहीं अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ऐसा। मतलब वो ऐसे था कि एमपी की हिस्ट्री में, मतलब 10-12 साल बाद स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हुए थे, और वो एक ही बार हुए हैं ना, उसके पहले 10-12 साल से हुए थे, और उसके बाद अब 4 साल हो गए, तो अभी भी नहीं हो रहे हैं वो। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली, नहीं, क्या नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, पॉलिटिक्स को उसमें इंटरेस्ट होता है। नाइस, वेरी गुड। आई मीन पॉलिटिक्स जो है वो हम सबकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। करता ही है।
आप चाहो ना चाहो आपके घर में राजनीति है, वो एग्जिस्ट करती है, वो चाहे चाय की टेबल पे करे चाहे आपके दिमाग में करे, कहीं ना कहीं करती है। मतलब आपका क्या टेक है इस चीज़ पे कि अभी जो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत पहले आ रहा है, बट ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा अभी जो भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, क्या है जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं आई मीन अब मेरा नज़रिया पूछोगे एक 19 साल के लड़के का नज़रिया इन सारी चीज़ों पे, तो मैं तो ये बताऊंगा कि शायद मैं इतना नहीं जानता, बट लेकिन तब भी जितना मैं पढ़ा है और जितना मैंने जाना है कि वैसे आई नो कि कोई भी देश है अगर वो डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे रिलीजन्स उसमें रह रहे हैं, तो कम्युनलिज्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री, आई नो। बट कहीं ना कहीं आई मीन मैं पॉलिटिक्स जब से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बहुत छोटी उम्र से, मैंने देखा है वो कांग्रेस वाला दौर भी, बीजेपी वाला दौर भी। मुझे नहीं पता ये मैं पार्टी से इन्हें क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, शायद ये इंसानों की मेंटलिटी से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। तो कम्युनलिज्म, कम्युनल पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं जो जोड़ तोड़ वाली राजनीति है, अभी मैं फील कर रहा हूँ कि ज़्यादा है। हुआ करती थी 1975, 80 जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले का टाइम था, उसमें बहुत हुआ करती थी, बीच में थोड़ी सी रुक गई थी, अभी वापस से बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज पे? पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, इंडिया का हो या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का हो, ये सारे ना फेसेस होते हैं जो हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस को पार करते जाते हैं, तो उसमें ये सारे फेस आना कंपलसरी है। एक टाइम ऐसा आएगा जिसे आप बोलोगे कि मतलब पढ़ा भी होगा मेरे में भी, तुम लोगों ने 10th 12th में ये सब हमें पढ़ाया जाता है कि एक रेनेसा का फेस आता है, एक डार्क एज आ रही होती है, एक ऐसा टाइम आ रहा होता है जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि लोगों को एकदम से सब समझ में आने लगता है। तो दीज आर द साइकिल्स, वो चलते रहते हैं। उसे हम किसी एक पार्टी से, किसी एक आइडियोलॉजी से एसोसिएट कर दें, मेरे ख्याल से वो 100% न्याय नहीं होगा वहां की सिचुएशंस के साथ। हाँ, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उसमें रोल प्ले करती हैं, दैट्स ट्रू, मगर ये होना होता है जब तक मुर्गी पहले आई या अंडा वाला जैसा क्वेश्चन है ना, ये कुछ ऐसी बात है कि जब तक आप वर्स्ट नहीं देख लोगे आपको बेस्ट की इच्छा ही नहीं होगी। अब जब ये सारा सिनेरियो हमको दिख रहा है, अब अच्छी बात है, यूथ को भी दिख रहा है, बड़ों को भी दिख रहा है, या जिसको भी जिस तरह से वो दिख रहा है, तो उनके पास उससे बेटर होने का एक विजन है कि यार ये या तो सही हो रहा है या तो गलत हो रहा है। एवरीबडी हैज अ ओपिनियन ऑन दैट, कुछ सपोर्ट में है, कुछ नहीं है। तो जो नहीं है उनके पास उसका एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे, और जो सपोर्ट में है उनके पास उसमें कुछ सुधार करने के पॉइंट्स हैं, इसको ऐसे और कर लेना था। सो दीज आर द स्टेजेस जो आपके भीतर और पूरी सोसाइटी के भीतर एक सिस्टम डेवलप करती हैं कि आप अपने देश को, उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझो। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। आपने मास्टर्स डिग्री भी करी है, डेफिनेटली आपने दूसरे कंट्रीज की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड अभी तक वो जहां आ चुके हैं इंडिपेंडेंस के बाद, वो भी पढ़ा होगा। तो अगर मैं भारत की बात करूं, 75 वर्ष की आज़ादी के बाद जहां आज भारत खड़ा है, और आपने दूसरे देशों के बारे में भी पढ़ा है कि वो 75 वर्ष की आज़ादी के बाद कहाँ थे या 100 वर्ष की आज़ादी के बाद कहाँ थे, तो आपका इस पे क्या टेक है? आई मीन 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव, कितना भारत बढ़ा है, क्या और कुछ अच्छा हो सकता था, या आगे क्या और होगा, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छे की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, कभी भी कुछ भी चीज़ 100% परफेक्ट हम नहीं कह सकते और ना होती है। तो अगर ये कहा जाए कि और क्या अच्छा हो सकता था, तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मगर अभी हम जहाँ पर हैं, ये 75 साल हमने इंडिपेंडेंटली निकाल लिए, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। बिकॉज जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो सिर्फ हम नहीं, जो हमें इंडिपेंडेंस देके जा रहे थे वो नहीं, 80% ऑफ द दुनिया का ये मानना था कि भैया ये नहीं चल पाएंगे, इंडियंस को आप इंडिपेंडेंस, और वो भी इतने फ्री, और वो भी डेमोक्रेसी में देकर जा रहे हो जो इतनी डाइवर्स है, ये नहीं रह पाएंगे। ये कुछ दिन में अपने आपस में लड़ के अलग हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, या तो इनके, या इनके ऊपर फिर कोई एक नया आ जाएगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है।
देयर वर समवन जो हमको रूल कर रहा है, चाहे वो ब्रिटिश रहे हों, चाहे मुगल्स रहे हों, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहा, मतलब एक कोई रहा है जिसने हमको गवर्न किया है। 47 में एकदम से हमारे पास ये आ रहा था कि हमें कोई गवर्न नहीं करेगा, हम सेल्फ गवर्न है। हर एक स्टेट को आपने वो चीज दे दी थी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि कितने साल चलेगा, और हम 75 तक आ गए हैं, और वो भी बहुत ज्यादा यूनिटी के साथ। इतनी यूनिटी 47 में नहीं थी। आज हम जिसको कहते हैं ना कि भैया अलग अलग स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं, आज बहुत कम स्टेट्स अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। 47, 50, इवन 60 के टाइम तक भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, और बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आमरण अनशन तक हुए, लोगों ने जान तक दी है। वो बहुत मतलब बुरी हिस्ट्री है, या कहें उन लोकल्स के लिए तो ग्लोरीफाई है, मगर नेशनल यूनिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तब स्थिति बहुत बुरी थी। आज हम जितनी जगह पे बुलंदी के साथ दम से खड़े हैं, और पूरी दुनिया में वन नेशन, वो जो फील आती है ना हर भारतीय को बाहर जाने के बाद कि मैं उस स्टेट से नहीं बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू इंडिया, वो बहुत स्ट्रांग हुई है, एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। इंडिया का पोजीशन अभी आई मीन वर्ल्ड में देखा जाए तो काफी अच्छा है, इसीलिए क्योंकि हम इतने डाइवर्स होते हुए भी इतने स्ट्रांगली एक हैं। आज से 10 साल पहले भी यही था वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन। हाँ, यूनिटी की दृष्टि से तो यही था। अगर उसको बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में ना ले जाएं कि ट्रेड में क्या था, फॉरेन पॉलिसी में क्या था, तो हाँ, इंडिया एज अ नेशन स्टैंड्स स्ट्रांगली। ग्रेट, राइट राइट राइट। क्यूरियोसिटी कह लीजिए आप, या एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत कंफ्यूजन भी है। इंडिया इस टाइम पे ना, इंडिया को जो यूथ है, स्पेशली जो मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं, डिवाइडेड से हैं। कैसे डिवाइडेड हैं? एक तरफ, मैं पहले एक रेफरेंस देता हूँ कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन है, अनुज धार उनका नाम है, आपने सुना होगा। सो उन्होंने अपने ज़िंदगी के 25 वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी की बारे में जानने के और उनकी ज़िंदगी को डिवोट कर दिया। और अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, या आप कह लीजिए यूथ प्रोफेशनल्स जिनको लोग फॉलो करते हैं, तो वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? क्या उन लोगों का था जो कि अंग्रेज़ों के साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे, बहुत डिप्लोमेटिकली उन्हें आज़ादी दिलवाई, या सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन जैसे लोगों का ज़्यादा बड़ा हाथ था? मुझे पता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल, इट्स एज सिंपल एज इट इज। आज़ादी आइसक्रीम नहीं है कि कोई एक इंसान गया ले आया और उसने दे दी तो आप उसको क्रेडिट दे दो। आज़ादी एक कॉन्सेप्ट है, आज़ादी पूरे देश को दिया जाने वाला एक सिस्टम है। तो वो कोई एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान तो ला ही नहीं सकते, अ ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं ला सकते ना, एक सर्टेन टाइम फ्रेम में मिल सकती है ना। अगर आप बोलो कि वो गांधी जी के एरा के बाद से मिली, या आप बोलो कि वो सिर्फ ये जो गरम दल थे उनके एरा के कारण मिली, ये सारी बातें गलत है। ठीक है, जो आप कहते हो कि हम 200 साल तक पराधीन रहे, है ना, उन पूरे 200 साल में हम छोटे छोटे स्तर पे हर व्यक्ति लड़ता रहा है उस पराधीनता के खिलाफ, और 47 में जो आपको मिला है वो उसका कलेक्टिव रिजल्ट है। ऐसा एक भी ईयर, एक भी मंथ, एक भी वीक नहीं गया होगा सिंस 1600 से लेकर 1947 तक जब कहीं भी रिवोल्ट नहीं हो रहा है। कहीं ट्राइबल्स कर रहे हैं, कहीं किसान कर रहे हैं, कहीं मजदूर कर रहे हैं, कहीं नेशनली इंटीग्रेट होकर हो रहा है, कहीं उग्रवादी कर रहे हैं, कहीं ये जो मॉडरेट्स हैं वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर रोल। इनफैक्ट अगर ऐसे बड़े बड़े नामों को छोड़ भी देना हम, तो अगर एक छोटा सा व्यक्ति जो पान की दुकान खोलकर बैठा होता था, या जो अखबार बेच रहा है, ठीक है, वो भी मैसेज कन्वे कर रहा है क्रांतिकारियों के, ठीक है, वो भी वो सारे काम कर रहा है जो उस समय की बहुत जरूरी चीज है। एक एक छोटी छोटी सी ईंट को मिलाओगे आप तो घर बनेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक इंजीनियर ने जिसने नक्शा बना दिया आप उसको क्रेडिट दे दो कि इसने घर बनाया है। नाइदर इट्स दैट कि जिसने इनोग्रेशन किया उसको आप क्रेडिट दे दो कि भैया फ्लैग होस्टिंग इन्होंने की तो इनके कारण इंडिपेंडेंस मिल गई है। ना आप उस एक व्यक्ति को दे सकते हो जिसकी जमीन थी कि इनने घर बना दिया है। वो एक पूरा कलेक्टिव एफर्ट होता है, और हमें इंडियन इंडिपेंडेंस को भी वैसे ही देखना चाहिए। अगर आप किसी के फेवर में होते हो तो अल्टीमेटली आप किसी के अगेंस्ट हो ही जाते हो, विच इज मतलब अन्याय कहूंगी मैं बहुत सीधी सीधी भाषा में, उसके साथ भी जिसके साथ खड़े हो और उसके साथ भी जिसके आप अगेंस्ट खड़े हो। क्योंकि उस समय के लोग एक दूसरे के साथ और अगेंस्ट नहीं हुआ करते थे, भले ही उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, पर सब एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। स्टूडेंट्स को न्यूट्रल होना चाहिए।
नहीं, न्यूट्रल भी क्यों होना चाहिए? आपको सब पढ़ो, सब जानो, सबकी सुनो, सबकी देखो। आपको वो स्टैंड हार्डकोर लेना ही क्यों है कि मैं इसके साथ हूँ? भाई वो अभी जिंदा थोड़ी है व्यक्ति की तुम्हारी आके पीठ थपथपाएगा कि हाँ मैं तुम मेरे साथ हो एंड आई विल अप्रिशिएट यू और मैं तुम्हें कोई पद दिलवा दूंगा। इट्स नॉट दैट। बट उसके सपोर्टर्स जिंदा है। यही तो पता नहीं मिस्ट्री मुझे हमेशा लगता है कि आपको किसी को भी इतना डेडली क्यों फॉलो करना होता है, उसकी विचारधारा को क्यों इतना फॉलो करना पड़ता है, करना होता है। हाँ, आपको सब चीज समझनी देखनी चाहिए। फिर आज के सिनारियो में उसे देखो कि अगर मैं उस व्यक्ति की विचारधारा या उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल या आइडियोलॉजी को आज अप्लाई करता हूँ या करती हूँ, तो वो मेरे लिए, मेरे कंट्री के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए कितनी फ्रूटफुल है। इट्स एज सिंपल एज इट इज। क्योंकि हम आज जी रहे हैं, हम इतिहास में नहीं जी रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। आपको उनसे सीखना है। बिल्कुल। अगर आपको सीखना है तो ये देखो कि जब वो खाली समय था, हमने स्टार्टिंग में एनी बेसेंट की बात की थी, जी। तो जब ये उदारवादी और उग्रवादी इन दोनों में हाँ, आपस में लड़ाई हो गई थी, सूरत कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं, तो वो एक गैप सा आ गया था एंड एवरीबडी इज सेइंग कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो अब कुछ नहीं है, ठंडा पड़ गया है कहीं कुछ। तो वो गैप फिलिंग का काम, एक वो फॉरेनर आती है, वो होम रूल शुरू करती हैं, फिर तिलक उनके साथ मिल जाते हैं, तो तिलक और उन्होंने मिलकर पूरे कंट्री में एक होम रूल लीग का बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के भी कुछ मुद्दों पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, बट अल्टीमेटली दे आर द सपोर्टर। दोनों मिलकर एक आंदोलन चला रहे हैं। ठीक। वो कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट है ही नहीं, जिन्हें हम आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। हम पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और स्पेशली यूथ जिसको भविष्य चलाना है, उसको वर्तमान में देखना चाहिए ना। इतिहास में देखकर क्या ही ले लोगे? सीख सकते हैं सिर्फ। और सीख आप तब सकते हो जब आप अपने दिमाग को खुला रखोगे। आप एक जगह स्टक हो जाओगे तो आप दूसरे से सीखोगे नहीं, फिर आप दूसरे को देखोगे आलोचनात्मक दृष्टि से। ये बात आपने सही कही। अगर मैं किसी एक को बेस्ट फ्रेंड बना लूंगी ना, तो मैं बाकी के लोगों से अच्छी चीज लेने के लिए अपने आसपास एक बैरियर खुद से बना लूंगी। वो नहीं करना चाहिए। I mean, आपने जो चीज़ कही थी रेनाइसेंस वाली, जो आपने बोला था कि बहुत बुरा फेज भी आता है तो बहुत अच्छा फेज भी आता है, तो हम इतिहास से ये सीख सकते हैं कि वो चीज़ एक साइकिल में चलती है, राइट? साइकिल में चलती है और साइमल्टेनियस चलती है। जब ये सारी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो रहा था, उसी समय राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये सोसाइटी को रिफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। वो लोग थे जिन्हें दिख रहा था कि भाई तुम्हें अगर पॉलिटिकल मिल भी गई तो तुम सोसाइटी में क्या करोगे, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो भी तो देखो। तो हर व्यक्ति अपनी तरह से अपना रोल हर समय प्ले करता है और हमें चीजों को ऐसे कलेक्टिव वे में ही देखना चाहिए। ओके, अभी तो आप बहुत, आपका जो पर्सपेक्टिव है रेशनल हो गया है। बट मैं पूछना कोशिश कर रही हूँ कि रैशनल ही रहूं। ओके, ऐसा क्यों? I mean, आप एग्जांपल लीजिए, अगर हम ले बाल ठाकरे जी का, तो वो तो रेशनल नहीं थे, बट लेकिन नाम बहुत बड़ा है, पार्टी चल रही है उनके नाम से। दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रसिद्धि, एक होती है सिद्धि। चॉइस इज ऑल योर्स। क्या बात है, प्रसिद्धि और सिद्धि। मतलब अगर आपको चीजें समझने के लिए समझनी है तो आपको रैशनल होना पड़ेगा और आपको ये भी अपने भीतर रखना पड़ेगा कि मुझे टाइम भी लग सकता है, हो सकता है मेरे को नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन नहीं भी मिले। और क्यों चाहिए वो फेम? क्यों चाहिए? हाँ, क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, आप ये बताइए। आपको काम करना है तो आपको नाम की चिंता कभी नहीं होनी चाहिए। आप काम करोगे या तो वो ऑटोमेटिकली बनेगा, और नहीं भी बनेगा तो आपका काम तो हो रहा है ना, आपका सेटिस्फेक्शन उस काम से होना चाहिए। और अगर आपको सिर्फ नाम चाहिए तो ऐसे आपको 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मेरे पास भी बहुत हैं, अपने एमपी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वो ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं, बट दे हैव सम टैक्टिक्स। चाहे आप उसे सोशल मीडिया की कह लो या जो भी कह लो, उन्हें पता है नाम कैसे बनाना है। अच्छा, बाय हुक बाय क्रोक, एंड दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड नेम। पर कई बार नाम से भी काम बन जाते हैं, आज के दौर में बन जाते हैं। अब वो काम कैसे है इस पर निर्भर करता है। वही साइकिल है अगर बात करें हर चीज में। तो मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि आई मीन अभी आपको मैं सुन रहा हूँ तो बहुत रेशनल, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है आपका, बट मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पहले, अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले जाए, आपने किताबें पढ़ना बचपन से ही शुरू कर दी थी, तो उस टाइम पे तो इतना रेशनल पर्सपेक्टिव होगा नहीं। तो उस टाइम आप किसकी विचारधारा से इन्फ्लुएंस थी या किसकी विचारधारा को फॉलो करती थी? ओके। और आज आप किसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, ये भी बताइएगा। मैं आज का पहले बता देती हूँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करती और मैं किसी को फॉलो करना भी नहीं चाहती। स्टार्टिंग की बात अगर करें तो मेरे जो नाना थे और मम्मा,
नाना जी वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ आरएसएस एमपी में, नाइस। और माँ का बीजेपी, महिला मोर्चा और आरएसएस, इन सब में मतलब पदों पर रहना और वो सब बहुत रहा। आप एक पॉलिटिकल और फैमिली से ही आती हैं। पापा का स्टार्टिंग से जो रहा वो था पूरा कांग्रेस का परिवार, और पापा युवा कांग्रेस में स्टेट लेवल के लीडर थे, स्टेक होल्डर थे। तो मेरे को बचपन से ही वो ऐसे कुछ, मतलब क्या कहूँ मैं, भगवान का आशीर्वाद था या जो भी था, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते थे, और मेरे को इतनी इरिटेशन होती थी, मेरे को ना इनकी सुननी है ना इनकी सुननी है। तो इन्फ्लुएंस में किसी से नहीं थी, पर मिला मुझे दोनों का बचपन से। तो दोनों जो आज के समय में हम देखते हैं कि एकदम एक्सट्रीम जा रहे हैं, बिल्कुल, वो मुझे दोनों एक्सट्रीम साथ में मिल रहे थे। तो चीजों को देखने का विजन, एक घटना अगर घट रही है तो उसको समझा रही है मम्मी अपनी तरह से, पापा अपनी तरह से। तो मेरे दिमाग में जो एक चीज डेवलप हो रही है वो एक तीसरी ही चीज हो रही है। सबसे ज्यादा क्लोज किससे थे आप बचपन में? नाना जी, नानी जी, पापा या मम्मा? नाना जी को मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, ओके ओके। पापा बाहर रहते थे, नानी 90+ थी, तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन, मम्मा। आप बेटी बचाओ आंदोलन के प्रेसिडेंट हैं, आई मीन ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, यस। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी आपने बात की है, बट अभी आपने बोला कि अब आप किसी को फॉलो नहीं करती, किसी की विचारधारा से आप प्रेरित नहीं है। आप प्रेरित नहीं, Then? उसको फॉलो करने का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि आपके विचार उसके सापेक्ष में आने लगे। ठीक है, ठीक है। तो आप प्रेरित हैं किसी की विचारधारा से? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रेरित, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चीज तो रहती है जो उसको ड्राइव देती है। हम नाम जान सकते हैं? वो कोई एक चीज नहीं होती। अगेन द थिंग कम्स ना, हम सिंगुलैरिटी में जाते हैं हर समय, जो रियलिटी नहीं होती है। अभी आपने बोला कि भगवान का आशीर्वाद है, तो कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है, ये मैंने कल जो पॉडकास्ट हुआ था हमारे कॉलेज से 1 CR का एक पैकेज निकला है, समर शर्मा जी का, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तब ये क्वेश्चन मैंने उनसे ही पूछा था, ये मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा। हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, हम लोग लगभग सेम ही एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आजकल बोलना बहुत कूल हो गया है या फैंसी लगता है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, पर आपने बोला कि भगवान का आशीर्वाद था। मैं मानता हूँ, मैं भगवान में मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ कोई सुप्रीम पावर है जो कि हम सबको देख रही है, हम सबको अच्छे से मतलब ये चीज़ें दे रही है कि ये चीज़ आपके लिए, आप इस चीज़ को करो। कहीं ना कहीं वो आ रहा है, कहीं से, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, बट वो चीज़ आ रही है, और हम वो बोल देते हैं कि वो नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, या अगेन द थिंग कम्स शो ऑफ के कारण। शो ऑफ के कारण कैसे? मुझे एज यू सेड ना कि वो कूल लगता है। कूल लगता है, वही मुझे समझ नहीं आता कूल क्यों लगता है। आपने भी सोचा, मतलब आपके साथ भी क्लासमेट्स होंगे जो कि बोलते होंगे ये चीज? हाँ, नहीं, कभी कभी मैं भी बोलती हूँ। अरे अच्छा, कैसे? वो कभी जब गुस्से में होते हो तब, या जनरली? दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि मैं नास्तिक हूँ या मैं भगवान को नहीं मानती। इसमें आप सच में इस बात को क्या समझ रहे हो कि नास्तिक होना क्या होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप किस सिनेरियो में किस लोगों के बीच बोल रहे हो। अब अगर मैं ऐसी गैदरिंग में बैठी हूँ कि जहां पर बहुत विद्वान कह लें या बहुत ऐसे कह लें कि जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखना है, अगर मैं वहां पर इस विजन को लेकर जाऊंगी कि मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, मेरे को सब पता है, तो डेफिनेटली मैं कुछ लेने से वंचित रह जाऊंगी। तो वहां एक अज्ञानी अबोध बच्चा बनना बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना? तो आप किस सेंटेंस को और किस बात को कहाँ, किन लोगों के बीच किस तरह से रख रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। ये कूल होने वाला जो सीन है वो मुझे सच में नहीं आता समझ में कि क्यों होता है। दूसरी बात ये कि जो लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि वो नहीं मानते हैं, वो शायद उस चीज को नहीं मानते हो जो आपको मंदिरों में ले जाकर दिखाई जाती है, राइट? पर ये हम सब मानते हैं कि देयर इज अ पावर, देयर इज समवन और समथिंग जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करे है ना, जिससे ये सब चल रहा है। जैसे कॉस्मिक एनर्जी में आप लोग पढ़ते हो, उस पर बहुत सारी रिसर्च चलती है, वो कुछ है जो हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वो इन्फिनिटी, जैसे कभी ओमकार, ब्रह्म, सब में अलग अलग चीजें हैं, वो सब मानते हैं। विवेकानंद एक बहुत अच्छा और मजेदार सेंटेंस बोलते थे कि अगर एक भैंस, बफेलो, ईश्वर की कल्पना करेगी तो वो एक बहुत बड़े आकार की हष्टपुष्ट भैंस होगा। सेम चीज को अप्लाई करो इंसानों में। हमने भी की, हमें चाहिए था ईश्वर, हमें एक कुछ ऐसी सुप्रीम पावर चाहिए होती है जिससे हम अपनी विश मांग सकें, जिसके सामने अपना रोना रो सकें, या मतलब
वी नीड समबडी, राइट? तो वो हमने एक स्वरूप के रूप में बनाया, और उसको हमारे 2 हाथ होते हैं तो हमने उनके 4 कर दिए, 6 कर दिए, 8 कर दिए, हमने उन्हें बहुत सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश की, मतलब जितनी बेस्ट क्वालिटीज हो सकती हैं वो हमने अप्लाई की, वो हमें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान वही है, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, एक पूरी परिकल्पना है, आप उसको अनुभव कर सकते हो, वही बात है, डोंट गो इन द मीनिंग, गो फॉर द फीलिंग। स्वामी विवेकानंद जी की भी बात हो गई। मतलब हाँ, वाह, ये उनका तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरे जीवन में। रामकृष्ण परमहंस जी का, सबका, रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद के ऊपर रहा, तो जिनके जीवन में विवेकानंद का है उनके में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो भी आएंगे, बहुत सारे लोग हैं। बट जब मैंने इन दोनों के बारे में पढ़ा ना तो इन दोनों की पर्सनैलिटीज डिफरेंट थी। बिल्कुल, रामकृष्ण परमहंस जी बहुत डिवोशनल, खुश मिजाज, वो गुस्सा भी नहीं करते थे। बट स्वामी विवेकानंद जी का था, कभी कभार गुस्सा कर दिया करते थे, कभी कभार रामकृष्ण परमहंस जी से कुछ ना कुछ बोल दिया करते थे। हाँ। बोलते थे कि आप क्या, मतलब जो मैंने चीज़ें देखी हैं और पढ़ी हैं उसके मुताबिक। पर जब उन्होंने समाधि ली रामकृष्ण परमहंस जी ने, और फिर उन्होंने जो वेदांता सोसाइटी है उसको आगे ले जाए, उस सोच को, रामकृष्ण मिशन को जब आगे ले गए, तब जाके उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव है। कहीं ना कि आइडियोलॉजीज रामकृष्ण परमहंस जी की थी, बट वो उनकी ज़िंदगी में इनहिबिट होनी स्टार्ट हुई उनके समाधि लेने के बाद। 2 चीज़ होती है, एक तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था प्रसिद्धि और सिद्धि वाली, दूसरी बात ये आती है कि विवेकानंद समाज में बदलाव भी लाना चाहते थे। जो ज्ञान हमें मिला है, एक तो ये होता है कि अगर आपको ज्ञान या एनलाइटमेंट मिल गया, वो आप अपने लिए ढूंढ रहे होते हो, है ना, और वो लेकर आप एकदम समाधि अवस्था कहेंगे, या मौन हो जाते हो, या सेटिस्फाई हो जाते हो, या आपके भीतर से संसार की चीजें निकल जाती हैं। एक दूसरा वो व्यक्ति होता है जो ये चाहने लगता है कि ये जो मुझे दिख रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो बाकी लोग भी देखें, समझें, जानें, और उनके जीवन में भी बढ़िया कुछ घटित हो। गौतम बुद्ध वो भी यही कर रहे थे, शंकराचार्य वो भी यही प्रयास कर रहे थे, विवेकानंद वो भी यही प्रयास कर रहे थे। हर व्यक्ति जो ये प्रयास करने लगता है कि मैं अपने ज्ञान से कुछ परिवर्तन लेकर आऊं, वो व्यक्ति जीवन में दुखी भी रहेगा, उस व्यक्ति को चिंताएं और परेशानियां भी घेरेंगी, वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह आपसे गुस्सा भी करेगा, आपसे खुश भी होगा, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि वो उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि वो उसका सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, या लोगों के लिए यूज करे। रामकृष्ण मिशन बहुत परिवर्तनवादी नहीं थे, उनके भीतर ऐसी बहुत प्रबल इच्छा है, मतलब मैंने उन्हें बहुत कम पढ़ा है, पर जितना मैंने पढ़ा है वो बहुत रिफॉर्मिस्ट काइंड ऑफ पर्सन नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे जी। और विवेकानंद को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, इनफैक्ट वो कहते भी थे मुझे 100 युवा दे दो, मैं देश बदल दूंगा। विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे नहीं कहा था, वो एक नरेंद्र से खुश थे, उन्हें विवेकानंद बनाकर। जी जी जी। ये जो भी आप बातें आपने बोली, कहीं ना कहीं, अब इसे मैं इंडिया से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसलिए है कि हम भारत जैसे देश से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली, जहाँ इन हस्तियों ने जन्म लिया और फिर पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। इन्हीं चीज़ों से मैं भी और आप भी इंस्पायर्ड हैं, इसीलिए, और इसीलिए हम गर्व कर पाते हैं कहीं ना कहीं भारतीय होने पर, क्योंकि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। यस यस यस। जब पूरी दुनिया टेरिटरीज की लड़ रही थी आज से 5000, आपने वैदिक एज के बारे में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, उस टाइम पर हम अर्ली वैदिक एज में भी हमारा इंडिया कितना ज्यादा रेशनल था चीजों को लेके, बल्कि तब ज्यादा था, अब इतना नहीं है। पर उसके बाद लेटर वैदिक एज में जब कन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हुए, तब जाके थोड़ी बहुत चीजें हुई, जैसा कि आपने बोला कि हाँ वही रेनाइसेंस वाला कंसेप्ट वापस। ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स संरचना, आप जितना विकास करते जाओगे आप उतने कॉम्प्लिकेटेड होते जाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक चीज बिठा दी जाती है कि सक्सेस हो, सफलता हो, डेवलपमेंट हो, या आगे बढ़ना हो, ये सब बहुत हार्डकोर चीज़ें हैं, बड़ी परेशानियों से, बड़े संघर्षों से और बड़े उससे हमें मिलेंगी, इसके लिए दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, एक रेस चल रही है, ये सारी वो बातें हैं जो हम मान के बैठे हैं, ये होती हैं, और ये बातें नहीं माननी चाहिए। हाँ, मतलब क्यों माननी है? आप हम किसी रेस में पैदा नहीं होते हैं, हम एज अ ह्यूमन पैदा हुए हैं, हमारे पास कुछ नॉलेज है, कुछ हमें और गेन करनी है, हमारे पास हमारा खुद का एक एम है, खुद का एक विजन है, आपको खुद पे काम करना है, आपको जितना डेवलप करना है अपने आप को करना है। जब हम वो इनवर्ड वाली रेस में आ जाते हैं तो फिर हमारी ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, और हमारे जो एंशियंट टाइम के लोग थे, या ये अभी के लोग जिन्होंने कुछ अलग किया दुनिया से, उन्होंने सबसे पहला काम खुद पे करना शुरू किया था।
पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे की टांग खींचने में नहीं लगे रहते, तो उनको नहीं मतलब हो रहा बगल वाले गाँव में क्या पॉलिटिक्स चल रही है या क्या नहीं चल, मतलब जैसे आजकल लोग चाय की टपरी पे बैठ के कहेंगे ना पॉलिटिक्स चल रही है इनके घर में, तो पॉलिटिक्स घरों में नहीं चलती है। वो आपने कॉम्प्लेक्सिटी बना रखी है चीज़ों को इस तरह से देखने की, उलझाने की। मतलब हम ऐसे हैं कि हम पहले सारा सब कचरा इकट्ठा करेंगे, फिर हम बैठ के कुछ दिन रोएंगे, और इतनी समस्याएं हैं, ये हो रहा है, वो है, और फिर हम किसी और को ढूंढने जाते हैं कि भाई तू आके सॉल्व कर दे। बेस्ट ऑप्शन इसकी इतना सब इकट्ठा ही क्यों करना है? अपने दिमाग को खुला छोड़ो, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। क्या आपको लगता है कि हमारी जनरेशन की पर्सनालिटी ट्रेट्स में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है? मैं एग्जांपल बता देता हूँ। आपने जो चीज बोली कि हम लोग रेस में पैदा नहीं होते, हाँ। पर बॉलीवुड में एक डायलॉग है, जिंदगी तो रेस है बेटा भाग ले। जिंदगी तो रेस है, पर वो किससे है ये वो नहीं बता रहे ना। हाँ, नहीं बता, हम उस पे बात कर रहे हैं। रेस तो है, मैंने खुद में बोला कि मैं आज जो हूँ, मैं चाहती हूँ मैं कल इससे कुछ अलग हूँ, बेहतर हूँ। मेरी रेस है, खुद से है। मैं आप लगाओ रेस, आप पानी से रेस लगाओ, समंदर में जाओ, करो रेस। जब भी हम जैसे बात करेंगे तो वो कंपटीशन वाली चीज आ जाएगी। इट डिपेंड्स कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है उन वर्ड्स को लेकर, आप कैसे देखते हो चीजों। और पर्सपेक्टिव फॉर्म हो गया बॉलीवुड के अराउंड, बॉलीवुड के अराउंड, आपके नरिशमेंट के अराउंड, या आप जैसे फ्रेंड सर्कल में रहते हो, सब सारी चीजें हैं जो आपके अंदर रोल प्ले करती हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड को मैं पूरा दोष इसलिए नहीं दूंगी, बॉलीवुड में सब है, आप वो देखते हो जैसे आप होते हो। बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। अब अगर आप उसके ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ो कि उसने मुझे ऐसा बना दिया, तुमने वो देखा क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो चीज थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉर्न साइट इसलिए चल रही है क्योंकि लोगों को देखनी है। अभी ये जो बॉयकॉट वाला और वो सारा सीन चल रहा होता है, सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज हैं जिनके लिए बॉयकॉट का आता है, किसी के लिए आता है कि इसको प्रमोट कर दो। दोनों की दोनों स्थितियां, चाहे किसी का प्रमोशन चाहे किसी का बॉयकॉट, अल्टीमेटली डिपेंड कहाँ करता है, क्या व्यक्ति उसे देखना चाहता है, और व्यक्ति उसको क्यों देखना चाहेगा। या तो वो उससे जुड़ाव महसूस कर रहा होगा, या वो ये देखना चाहता होगा कि इसका परिणाम क्या है या इसमें क्या है, मतलब कुछ क्यूरियोसिटी उसके अंदर होगी, है ना। बॉलीवुड आपको तब इन्फ्लुएंस करता है जब आपको वो इन्फ्लुएंस करने की अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में दे देते हो। मुझे कोई भी तब प्रभावित कर सकता है जब मैं चाहूँ कि वो मुझे प्रभावित करे। कुछ हमारी टीम के लोग हैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जब मैंने बताया कि आद्या मैम से पॉडकास्ट फाइनल हो गया, मैम आ जाएंगी, तो उन्होंने बोला कि मेरे से बोला था एक इंसान ने, तो वो बोलता है मेरे से कि मैम ऐसे हॉलीवुड में ही बहुत इंटरेस्टेड है, मैम को ऐसे आजकल जो फिल्म्स चलती हैं, टेनेट, क्रिस्टोफर नोलन, हाँ तो इंटरेस्टेड तो नहीं, हाँ कुछ अलग सा, जहाँ वही मैंने कहा जो कुछ नया होता है, कुछ नया मिलता है, तो मैं वहाँ पाई जाती हूँ बस। अच्छा, नेटफ्लिक्स देखते हो आप? कभी कभी डिपेंड्स कि वो कौन सा शो है। ओके, आजकल के लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, रात भर नेटफ्लिक्स चलती है। रिकमेंड कर दीजिए। हमारे नहीं हमारे यहाँ 2014 से टेलीविजन बंद है, न्यूज़पेपर बंद है, तो टीवी न्यूज़ ये सब कुछ नहीं, जब तब कुछ ऐसे ही न्यूज़पेपर भी बंद है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ेस बहुत कम रह गई है ना। यस 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 यस, बिल्कुल यही सुनना चाह रहा था। एंड वी हैव मोर रिसोर्सेज टू गैदर द नॉलेज एंड न्यूज़ेस। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जब अपन आते हैं तो न्यूज़पेपर आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ऐसा तो मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फ्रेंडली हूँ नहीं, तो ये शोज देखना, मूवीज देखना, इट्स लाइक कुछ अच्छा आ रहा है, किसी ने बता दिया कि ये आया, तो चलो ठीक है देख लेते हैं। अगर भारत एक समूचे देश के बारे में बात की जाए, बहुत डाइवर्सिफाइड है, शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है हमारा भारत। हर 100 किलोमीटर में जाते हैं तो कल्चर्स, लैंग्वेजेस, खाना पीना, रहने का तरीका सब बदल जाता है। कहीं ना कहीं जो मेरा व्यू पॉइंट है इस पे ये है कि व्यू पॉइंट क्या, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये इंडिया के लिए अच्छा भी है, पर कई बार कुछ सेक्शन के लोग इस चीज़ को इंडिया के लिए बुरा बना देते हैं। जो मैंने कम्युनलिज्म वाली बात करी थी पहले, कम्युनलिज्म सिर्फ रिलीजन में नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों में, कल्चर्स में है, कास्ट में है, काफ़ी सारी चीज़ों में। तो मतलब आप एक भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इससे सुंदर देश और इससे समृद्ध देश पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। समृद्ध, इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। समृद्ध है ना वे, अच्छा ठीक है, पहले अगर ज्योग्राफिकली देखें तो आप पूरे वर्ल्ड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करोगे? 7 कॉन्टिनेंट्स? नहीं, कैटेगरीज इन द सेंस, कैटेगरीज इन अ सेंस कि आप सिंगापुर जाते हो और बाकी सारी जगह जाते हो बीचेस वगैरह देखने। आप रशिया वगैरह जाते हो बर्फ देखने, आप
सहारा जाओगे, आपको सब कुछ इंडिया में तो मिल रहा है, आपको कहीं और जाने की जरूरत क्यों है? मतलब दुनिया में जितनी चीजें हो सकती हैं, मतलब जैसे अपन कहते हैं ना, एक सैंपल पैक, भारत इस विश्व का वो सैंपल है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया को ऐसा बनाया है। इंडिया हैज अ स्मॉल वर्ल्ड, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी, नेचर के अकॉर्डिंग भी, लोगों के अकॉर्डिंग भी। लोग भी आपको, आप अंडमान में जाओ और आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाओ, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पेशीज में भी, ठीक है। आप कश्मीर साइड जब जाते हो, हिमाचल और उत्तराखंड साइड जाते हो, और वहीं पर आप सेंट्रल एशिया साइड जाते हो, तो जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है सिमिलर मिलेगा आपको। आप पूरी दुनिया में कहीं से कहीं तक भी जो भी चीज उठाकर देखोगे वो सब आपको इंडिया में मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा समृद्ध, और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात करें, डायमंड, कोल और जितनी भी चीजें हैं, भले ही उनका प्रोपोर्शन अलग हो सकता है, कुछ आपके यहाँ बहुत मिल रहा है, कुछ आपके यहाँ कम मिल रहा है, पर आपके यहाँ सब मिल रहा है। इनफैक्ट यूरेनियम का ऑल्टरनेटिव दुनिया हमसे लेने के लिए बैठी हुई है कि आप दो तो, आप खोलो तो आपको क्या चाहिए भैया? लड़ाई किस बात की है, यही समझ नहीं आता मेरे को। तो कई बार जब मतलब ऐसे देखने बैठती हूँ ना कि इतना सुंदर, इतना सही देश आपको दिया गया है, उसको अच्छे से ड्राइव करना है ना, बस इतनी सी तो बात है। बिल्कुल। और उसमें जो ये लोग आते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्ट को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को, रिलीजन को सेपरेट कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। हिस्ट्री से देख लो, फॉरेन एग्जाम्पल से देख लो, या करंट एग्जाम्पल से देख लो, भाई उसका स्वार्थ है, तुमको तो कुछ नहीं मिलना। सपोज दैट कि अगर कोई एक नया स्टेट बन जाता है, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कुछ स्पेसिफिक सुविधाएं ज्यादा मिल जाती हैं या कुछ हो जाती हैं, एक आम व्यक्ति जो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, उसके घर से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो इलेक्शन लड़ने वाला, उसको क्या फायदा? सही बात है। उसको तो वही करना है ना, राशन कार्ड बनवाना है, अपनी जॉब देखनी है, अपनी फैमिली का सर्वाइवल सिक्योर करना है, और अपने फ्यूचर के लिए चीजें तैयार करनी है। अब वो एमपी में रह रहा है या यूपी में रह रहा है या किसी नए स्टेट में रह रहा है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ पॉलिसीज आपकी डिफर हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा पॉलिटिशियंस पे, पॉलिटिकल पार्टी पे, उनकी आइडियोलॉजी पे। उसका आम जनता से, सोसाइटी में कोई सरोकार नहीं होता, और पिसती वो आम जनता है। कहीं भी कम्युनल वायलेंस होगा या कुछ भी होगा तो जनता जाएगी लड़ने के लिए, जनता मरेगी। आप लोगों के घरों पे बॉम्ब फेंकोगे, आप असेंबलीज में आप भगत सिंह नहीं हो जो जाके फेंकाओगे। झेलना जनता को ही पड़ता है लास्ट में। ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया सीरियसली। आपने इतनी सारी चीजें की अभी तक, एक छोटी सी उम्र में, मैं बोलूँगा कि आई मीन जो आपका एज का फ्रेम है, लोग इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाते, बट आपने बहुत चीज़ें की। तो इस पूरी जर्नी की स्टार्टिंग कहें या बिगनिंग कहें, वो हुई कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? ये एक जर्नी है, ये एज सच नहीं पता होता है ना हमको। हम ये करते जा रहे हैं, ये भी नहीं पता होता है, ये हो रहा है, ये भी नहीं पता होता है। वो ये है कि जो चीज़ें आती जाती हैं सामने, आप करते जाते हो। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे या मुझसे पूछा जाएगा, ये तो मुझे कभी नहीं पता था। रही बात जर्नी की, तो उसका भी कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। जब आप मिड जर्नी में आ जाते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें करते आ रहे हो जो एक कंसिस्टेंट वे में चली आ रही हैं, इसलिए अब आपको आगे की भी जो अपनी जर्नी तय करनी है वो उसी दिशा में होनी है। तो मेरे साथ ये जो रियलाइजेशन वाला पॉइंट था, वो 11th-12th के आसपास कह सकते हैं, कि मुझे समझ में आ गया था कि मैं इतने सालों से जो करती आ रही हूँ वो एक सर्टेन डायरेक्शन में है, और कुछ एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में चलती रहती है, तो मुझे आगे का जो सफ़र तय करना है वो उसके साथ करना है। वो क्या चीज़ है जो चलती रहती है, और वो अभी भी चलती है? हाँ, वो हमेशा रहेगी। आई एम अ ऑब्जर्वर। मेरे को चीज़ें ऑब्जर्व करना, फिर उनका पोस्टमार्टम करना बड़ा पसंद है। तो चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, या फिर डिबेटिंग हो, या फिर राइटिंग हो, ये सारा जो है वो उसका पार्ट है। क्योंकि आप कुछ नई किताब पढ़ रहे होते हो तो भी आपके ब्रेन को यही करना है। आप जब कुछ लिख रहे होते हो तो वो जो आपने पोस्टमार्टम करके खुद का निकाला है, उसको आप एक जनरलाइज फॉर्म दे रहे होते हो। जब आप कहीं डिबेट करने जा रहे हो या पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में जा रहे होते थे, तब भी मेरे साथ यही होता था कि वो जो एक टॉपिक दिया गया है आपको, यू हैव टू प्रूव योर थिंग्स। आपकी जो स्किल्स हैं वो वहाँ काम आ रही है। तो मैं उस दिशा में काम करती हुई आ रही थी, जो अंदर से आ रहा है। तो वो रियलाइज आपको बहुत बाद में होता है, या कुछ बच्चों को आज की जनरेशन एडवांस है, उन्हें जल्दी हो जाता है। एक क्वेश्चन ये पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, ना मैंने किसी से डिस्कस किया है, और ये शायद पहली बार मैं किसी से पूछ रहा हूँ।
आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करती हैं, जैसे कि हमने पहले भी इसके ऊपर बात करी, आप बेटी बचाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। दुनिया भर में इस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में ये चलन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था कि लोग मेंस राइट के बारे में काफ़ी बात करते थे, मेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते थे। इसलिए आज से कुछ साल पहले मेन डे भी मनाना जाना स्टार्ट हो गया, इंटरनेशनल मेंस डे। इंडिया में अभी ये चीज़ बहुत कम है, बट कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आनी स्टार्ट हुई हैं। लोग आदमियों के एम्पावरमेंट के बारे में, या एम्पावरमेंट नहीं गए तो राइट्स के बारे में बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही थी, अभी भी है, पितृसत्तात्मक है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे कि अभी इंडिया बहुत एडवांस हो रहा है, यूथ काफ़ी एडवांस हो रहा है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ, वुमेन राइट्स के साथ साथ मेन राइट्स के बारे में भी बात करनी चाहिए? हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए ना, तो आपको ना वुमेन राइट्स की बात करनी पड़ेगी ना मेंस राइट की बात करनी पड़ेगी। ये जो वुमेन्स राइट की बात शुरू हुई वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि आप उनकी बात ही नहीं कर रहे थे, आप उन्हें ऐसा ह्यूमन ही कंसीडर नहीं कर रहे थे। हम हमेशा अभी भी भाषणों में लोग ये कहते हैं दोयम दर्जे का व्यक्ति, दोयम दर्जे के इंसान। तो जब तक आप किसी को निग्लेक्ट करोगे तो जो पहली आवाज उठना शुरू होगी वो नकारे जाने के खिलाफ ही होगी। इसलिए इंडिया में ये फेमिनिज्म वाला दौर शुरू हुआ, ठीक है। अब ये है कि वो दौर इतना ऊपर पहुंच रहा है कि हर चीज में फेमिनिज्म और वो उसने एक अलग शेप ले लिया है, मतलब जो मुझे नहीं कहना चाहिए पर है। मतलब किसी चीज को जितना ज्यादा दबाओगे वो उतना ज्यादा मुखर होकर आएगा, और कोई चीज जितनी ज्यादा मुखर होती जाएगी ना उसकी अपोजिट चीज भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ उठकर आएगी। तो ये जो मेंस राइट की बात अब होने लगी है वो उसका रिफ्लेक्शन है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है, हालांकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, और स्पेशली अभी तो इंडिया में बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि अभी पैट्रियार्की पूरी खत्म नहीं हुई है। यस, यस, यस। इसलिए आप इक्वालिटी की बात एकदम से नहीं कर सकते हो कि हम सिर्फ बीइंग अ ह्यूमन रहें। अभी आपको चुन चुन कर वो चीजें देखनी पड़ेंगी जहां जो इंसान लैक कर रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग विमेन और बीइंग मैन, इट्स अबाउट जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो कास्ट के बेस पर हो, रिलीजन के बेस पर हो, एरिया के बेस पर हो, हर वो व्यक्ति, हर वो चीज़, हर वो कम्युनिटी जो लैक कर रही है, आपको उसको उठाने के लिए आवाज़ उठानी है। और ज़रूरी नहीं है कि विमेन के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो सारी फील्ड में विमेंस के लिए उठाओ। हो सकता है बहुत सारी फील्ड्स में विमेन ऑलरेडी सेल्फ सस्टेन्ड है, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर मैंस नहीं है तो वहाँ उनके लिए करो। जो जहाँ पिछड़ा है पहले सबको एक लेवल पर ले आओ, देन बी द ह्यूमन। बट वही चीज़ आपने बोली कि ये चीज़ प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है पर वो बहुत लंबा समय लेगी, अभी आप नहीं कर सकते हो। मतलब एक होती है यूटोपियन बातें कि अभी ये जो हम कर रहे हैं कि आज अगर ये कर ले, मैं सबको बोलने लगूं कि इंसान बनो, बी द ह्यूमन, नहीं होगा, वो नहीं आएगा लोगों को समझ। आपको एक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप आएंगे, बहुत सारी जनरेशंस लग जाती हैं एक विचार को समझाने में। तो हमें मेंस राइट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है, करनी चाहिए, पर एज अ प्रतिकार नहीं करनी चाहिए कि विमेंस राइट की बात हो रही है तो मेंस राइट की भी करो। कोई भी बात जब इस दृष्टिकोण से सामने आती है ना कि वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं ऐसा कहूंगा, वो गलत होती है। अगर जरूरत है तो करो, और जब बात जेन्युइन होती है, जब बात नेसेसरी हो जाती है तो लोग अपने आप करने लगते हैं, अपने आप उसके सपोर्टर्स हो जाते हैं। ये फेमिनिज्म की बात या महिला अधिकार की बात भी कोई एक दिन में उठने वाली चीज नहीं थी। कितने लोग कितने लंबे समय से चलते आ रहे हैं और आज जाके वो कलेक्टिव वॉइस बन रही है। जी जी जी। हाँ, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक फेमिनिस्ट आइकन हो, ज़रूरी ये है कि आप एक फीमेल आइकन हो। इनफैक्ट फीमेल भी क्यों टैग लगाना होता है, अगर आइकॉन भी क्यों, मतलब सी पर्सनली मेरा बिलीव ये है कि ये जितने भी टैग्स हैं उन टैग्स से आपको अलग रहना चाहिए। बट ये आपका बिलीव है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल ये चीज़ अभी के सिनेरियो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ प्रैक्टिकल कर पाऊँ। ओके। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ तक है कि मैं अगर जो चीज़ कर सकती हूँ तभी मैं वो चीज़ दूसरे से कह सकती हूँ कि तुम करो। अगर मैं वो खुद ही नहीं कर पा रही हूँ तो मैं दूसरे से कहने की क्षमता नहीं रखती। आपको कोई चेंज लाना है? मेरे को तो बहुत सारे चेंज लाने हैं। अच्छा, मतलब आप वो दिया बनना चाहती हैं, दूसरों की जिंदगी पे उजाला दे फैलाए? बनना नहीं चाहती हूँ, मतलब मेरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है लाइफ को लेकर। मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाती, समाज सुधारक नहीं बनना, समाज सेवी नहीं बनना। मेरे सामने जो चीज़ है या जो लोग हैं वो कहीं भी ट्रबल ना कर रहे। मैं ये भी नहीं कहती कि वो सही रहें, क्योंकि सही की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि वो सही रहें तो वो मेरा दृष्टिकोण होगा, हो सकता है उनके लिए वो बेनिफिशियल ना हो। तो मुझे सुधारक नहीं बनना कि मैं अपनी आइडियोलॉजी या अपनी सोच उन पर थोपती जाऊँ। मेरा इतना सा बात होती है कि मैं जहाँ हूँ, मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर, मेरे आसपास के लोग, मेरे आसपास का समाज उस अवस्था में रहना चाहिए जहाँ पर किसी को किसी से कोई दिक्कत ना हो। ओके, दैट्स इट। आपके आसपास का
एंड ऐसे ही बहुत सारे अगर आपके जैसे लोग हो गए तो आसपास का करते करते एक अच्छा बड़ा सुधर भारत बन जाएंगी जाएगा, चीजें। सुधर जाएगी। And मैं ये बहुत practical बड़े approach स्केल है। की बात इसलिए नहीं होती ना, क्योंकि आप एक पॉइंट पर बैठकर हम्म, पूरे मास को या पूरे एक बड़े क्षेत्र को सुधार नहीं सकते हो। आप जैसे बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों के एग्जांपल आप लोग, कोई भी योजना सेंटर से शुरू होती है, बहुत अच्छी पॉलिसी होती है, बिल्कुल सही बात उसको बनाने का पीछे का कॉज जो होता है बड़ा नॉवल होता है, हम्म। वो नीचे तक आते आते गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि आपकी वो फील, आपका वो कॉज वो नीचे वाला नहीं समझेगा, वो उसके वर्ड का मीनिंग समझेगा। तो आप जो चेंज लाना चाहते हो, आप दूसरे से कह सकते हो कि ऐसा कर, वो करेगा या नहीं इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ब्रांडिंग की दिक्कत है, तभी कहीं ना कहीं जो आपने बोला ना, ऊपर वाला जो समझता है नीचे आने तक वो नीचे वाला इंसान नहीं समझ पाता, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाती वो अपनी समझ से समझता है, ना समझ कोई नहीं होता इस दुनिया में। इनफैक्ट आइडियोलॉजीज के विषय में भी मैं यही कहती हूँ कि गलत सही जैसी कोई चीज नहीं होती। लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑलवेज ग्रे। है। मैं मेरी समझ से उस चीज को समझूंगी, आप ओके। अपनी समझ से उस चीज को समझोगे। हमारी समझ अलग हो सकती है, गलत नहीं होती है। बहुत रेशनल पर्सपेक्टिव नहीं, बट ये काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैं जब उठूंगा ना एक अलग इंसान बन जाऊंगा, मेरी सोच थोड़ी सी ना तो वो different उसमें हो जाएगी। आपकी महानता है कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। नहीं तो ज्ञान बांटने वाले तो यूट्यूब पे और सामने भी जी, जी। इतने लोग हैं जो सब ज्ञानी ही है, जिससे भी मिलो वो आपको कुछ ना कुछ बताने को बताने तैयार को बैठा है। होता है। जी जी जी, सही बात है। हाँ बिल्कुल, आप इन सारी बातों से मैं सहमत हो चुका हूँ जितना मैंने अभी सुना। अभी इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, बिल्कुल। एंड ये आज़ादी का महापर्व भी बहुत से मेरे जैसे युवा लोग बनाएंगे, आपके जैसे युवा लोग बनाएंगे। भारत के युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत, क्योंकि क्लोज ऑब्जर्वर हैं जैसा कि आपने बोला, तो अभी आप क्या ऑब्जर्व करती हैं भारत के युवाओं के बारे में, मेरे बारे में, इन सब लोगों के बारे में, इन जनरल सारे युवाओं के बारे में? एक डायनामाइट है जो मिट्टी में दबा पड़ा है। नाइस, ग्रेट। या कोई मतलब कुछ ऐसे बॉम्ब्स हैं जो कहाँ फटेंगे कब फटेंगे पता नहीं? बॉम्ब तो नहीं कहूंगी मैं, डायनामाइट। डायनामाइट ही ठीक है। अच्छा। इट्स अप टू कि आप उसे बॉम्ब बना लेते हो या आप उसका कुछ क्रिएटिव यूज कर लेते हो। है ना? अभी वो रॉ मटेरियल हमारे पास है, मतलब बेस्ट टाइम कह सकती हूँ मैं इसे इंडिया के लिए। इट्स अप टू द यूथ और इट्स अप टू द एल्डर जनरेशन कि वो कैसे उस यूथ को शेप करती है, किस दिशा में ले जाती है और वो किस दिशा में जाते हैं। तभी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया आने वाले 20-30 साल में सुपर पावर बनेगा। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? क्या बनेगा इंडिया सुपर पावर? सुपर पावर तो बनेगा, वो पावर किस दिशा में होगी ये मैं नहीं कह सकती। आपको अपनी दिशा चूज करते समय बहुत केयरफुल इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर जो ऊर्जा है, जो अपार संभावनाएं हैं, वो संभावना को आप कहाँ व्यय कर रहे हो, वो एक पॉइंट होता है जहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आपका भी करियर बहुत अच्छा, आपकी फैमिली का नाम भी बहुत अच्छा, देश अपने आप बहुत अच्छा। और अगर किसी और ने उसको ड्राइव किया और वो उस दिशा में चला गया जिस दिशा से कुछ मिलना नहीं है, तो आप बहुत अच्छे फॉलोअर बन जाओगे, आप एक बहुत अच्छे युवा, एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। ग्रेट। हाँ, बातें तो बहुत है करने को, पर समय इजाजत नहीं देता। हम चाहेंगे कि आप वापस से एक और बार आए हमारे शो पे एंड हम किसी और बारे में बात करें। आई मीन बहुत एक ज्ञान का भंडार है जिसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकालनी है। मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है जब मैं युवाओं के पास बैठती हूँ। एज आई सेड ना, आई एम एन ऑब्जर्वर, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे दिखते हैं, अच्छा यहाँ से भी कुछ मिल रहा है, यहाँ से भी कुछ मिल रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट 2 लास्ट क्वेश्चन है। Okay. पहला कि आप मुझे, मेरी टीम को, या जो भी हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? क्वेश्चन नंबर 1 ये। बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जितने वाइडर पर्सपेक्टिव पे इस चीज़ को ले जा सकते हो वो ले जाना चाहिए। हमें कुछ एक विशेष प्रकार के लोग या विशेष प्रकार की बातों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा, जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए भी होगा, कि उन्हें एक जगह पर ऐसे बहुत सारी तरह के लोग उनके एक्सपीरियंसेस के साथ मिल रहे हैं, है ना। ये 2 तो सजेशन है, बाकी बहुत सारी ढेर भरी बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आभार आपका। एक चीज़ रह गई थी, कुछ क्वेश्चंस हैं टीम की तरफ से, बहुत छोटे छोटे, आप बस उन्हें एक सेंटेंस में आंसर कर दीजिएगा। एक ही सेंटेंस में करने? कोशिश करिएगा अगर हो जाए तो। आशी वर्मा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की राइटिंग हेड है, अभी वो प्रेजेंट नहीं है, बट उन्होंने पूछा है आपसे एक सवाल कि व्हाट इज इंडिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू यू?
And who was your role model? No one is my role model. Okay. And independency. स्वतंत्रता. Again, वही. Feeling. जब नहीं, not feeling exactly. जब आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो और सबसे इन्फ्लुएंस होने के लिए स्वतंत्र हो, दैट इज द स्टेज जिसे मैं कहूंगी कि हाँ आप इंडिपेंडेंट हो. Okay. आप खुद से चूज कर सकते हो. That's all. Great. वंशिता रावत, शी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आवर टीम. उन्होंने पूछा है कि डू यू थिंक टुडे इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन एवरी एस्पेक्ट पॉसिबल? एवरी एस्पेक्ट. ये क्यों मुझे फंसाना है? यस, इंडिया इज इंडिपेंडेंट बट वी नीड मोर इंडिपेंडेंसी इन सर्टेन फील्ड्स. ओके, ठीक है. गॉट इट. दिव्यांश अभी जो यहाँ पे प्रेजेंट है अंदर स्टूडियो रूम में जो है, Okay. वो आपसे पूछ रहे हैं कि पीपल कॉल यू अ रोल मॉडल, बट हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन ऑल ऑफ दिस? आप अपने आप को कैसे देखते हैं इस चित्र में, इस मानचित्र में? नहीं, ये मुझे लगता है कि एक भ्रम फैलाते हैं लोग. मतलब रोल मॉडल, जब मैं खुद कह रही होती हूँ कि कोई रोल मॉडल मत बनाओ, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है, तो फिर जब कोई मुझे ऐसे सुनने में मिले कि दैट आई एम द रोल मॉडल, तो मेरे को लगता है मैं खुद के साथ और दूसरों के साथ अन्याय कर रही हूँ. इन्होंने सेम एक और क्वेश्चन पूछा है. अ थिंग यू डोंट लाइक अबाउट इंडिया एंड वांट टू सी इट चेंज? आई गेस नथिंग. ग्रेट. सारे इनपरफेक्शन के साथ मुझे इंडिया पसंद है. देयर इज नथिंग दैट इज बैड, बट देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू चेंज. ओके. सजल हमारे ग्रुप में डिजाइनर हैं, तो उन्होंने पूछा कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ अ गॉड गिफ्टेड इंडिविजुअल और यू थिंक दैट इट्स योर हार्ड वर्क दैट गॉट यू वेयर यू आर? आई गेस बोथ. बोथ. ग्रेट. नाइस. भगवान का आशीर्वाद है. उनका आशीर्वाद है कि मैं कुछ कर पाऊँ. अगर सिर्फ उनका आशीर्वाद हो और मैं ऐसे बैठी रहूं कि भगवान का आशीर्वाद है सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है. अगर आप किसी ऑलमाइटी को मान रहे होते हो तो यू मस्ट फॉलो द पाथ, और वो आपको करना पड़ेगा. ऑलमाइटी आकर नहीं कर पाएगी. दे ओनली कैन शो यू, दे ओनली एनलाइटन यू, बाकी आपको चलना है. इतने ही क्वेश्चंस थे मैम. थैंक यू. एक लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहे भारत के युवाओं को, हमारी यूथ पॉपुलेशन को, कोई भी मैसेज? बी द यूथ. युवा की मतलब हम लोग जब भाषण बोलना शुरू कर रहे थे ना 6th-7th में, तो एक परिभाषा बोला करते थे, बहुत बचकानी है पर उसके फीलिंग्स को समझोगे तो समझ आएगा कि हाँ अगर उसको जीवन में उतार लिया तो सब हो सकता है. युवा पहाड़ों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे युवान कहते हैं. क्या बात. तो जितनी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करते हुए आ रही हैं, वेदर दे आर डिफ़िकल्टीज, परेशानियाँ, लाइफ के हर्डल्स, या बहुत पॉजिटिव चीज़ें, कुछ बहुत ऐसा जिसे कहते हैं जैम, कुछ चार्म, कुछ ब्राइटनेस जो आपको लुभा रही है, जो भी कुछ स्ट्रोम की तरह आ रहा है ना, उसके सामने खड़े रहो, उसमें गो विद द फ्लो मत करो. फाइंड योर प्लेस, बी योर सेल्फ, बी द रोल मॉडल, डोंट फॉलो एनीवन. Great. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thanks for having me here and best wishes. All the very, very best. Thank you so much, ma'am.